मेरी सांस मुझसे नफरत करती है क्योंकि अब मैं सफल बन गई हूँ। साथ ही साथ वह यह भी सोचती हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैं हमेशा से एक स्वतंत्र महिला रही हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बेटी बनकर रहूं। जब मैं काम पर होती हूँ तो मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूं। वही जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं एक पत्नी और 3 बच्चों की माँ बनकर रहती हूँ। मेरे पति और मैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम हमारे बच्चों की हमेशा अच्छी देखभाल कर सकें। मैं अक्सर काम में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो मैं संतुष्ट महसूस करती हूँ। पहले मैं एक ऐसी महिला थी जिसका उद्देश्य केवल और केवल पैसे कमाना और समाज में एक अच्छी पहचान बनाना था। हालांकि मैं अभी भी इन सभी चीजों को पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अपना पारिवारिक जीवन दांव पर नहीं लगाना चाहती। मेरे बच्चे अनाया 13, क्रिस 11 और पेड्रो 5 मुझे जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय है। मैंने और मेरे पति ने वर्षों पहले यह निर्णय लिया था कि हम एक दूसरे को एक दूसरे के काम में मदद करेंगे। यही वजह है कि वह मुझे मदद करते हैं जब वह काम में व्यस्त नहीं होते। लोगों को यह देखकर बड़ी ही हैरानी महसूस होती है कि हमने अपने काम आपस में बदल दिए हैं, लेकिन मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि हम दोनों इससे काफी खुश हैं। जब भी उन्हें बच्चों को संभालने में मुश्किल होती है तो मैं उनका साथ देती हूँ। खैर, यह बस तब तक था जब तक मेरी सांस नहीं आई हुई थी। मार्गरेट, मेरी सास, ही वह कारण है जिसकी वजह से मैं यह शहर छोड़ना चाहती हूँ। उनके पास मेरे बारे में कहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। वह हर बार मेरी तुलना खुद से और साथ ही परिवार की बाकी महिलाओं से करती है। वह तब तक ही अच्छी थी जब तक वह अपने घर पर रहती थी, लेकिन मेरे ससुर की मृत्यु के बाद वह हमारे साथ रहने लगी। वह अक्सर मुझसे कहती हैं कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए, जबकि अपने पति को काम पर भेजना चाहिए। लेकिन जब वह ऐसा बोलती है तो मैं अक्सर बात पलट देती हूँ। यह देख पाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि वह मुझसे नफरत करती है। उन्हें मेरे हर काम से परेशानी होती है और वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। जब हमारे पारिवारिक समारोह होते हैं तो वह मुझे मदद करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वह कहती है, मुझे यकीन है कि यह काम इसके बस का नहीं है। वह एक विधवा है। उनके पति का 20 वर्ष से अधिक समय पहले निधन हो गया। उन्होंने अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए एक प्रीस्कूल टीचर के रूप में काम किया और अंततः एक टीचर बन गई, लेकिन वह पिछले साल रिटायर हो गई। उसके कुछ महीने बाद उन्होंने मेरे पति से कहा कि वह अब अकेले नहीं रहना चाहती, क्योंकि घर खाली हो चुका है। इसलिए हमने बच्चों को उनके साथ छुट्टियां मनाने के लिए भेज दिया, लेकिन वह पहले से ही मुझसे विनती कर रहे थे कि सप्ताह के अंत से पहले आकर उन्हें ले आए। वह बच्चों के प्रति बहुत सख्त थी और उन्हें कोई मौज मस्ती नहीं करने देती थी। इसके अलावा उन्होंने छुट्टियों के होमवर्क में उनकी मदद भी नहीं की। उनका मानना था कि मैं बच्चों पर जानकारी का बोझ बढ़ा रही हूँ। उन्होंने बच्चों का पूरा दिन अपने काम काज करवाने, स्टोरेज रूम की सफाई करने और अपने बगीचे में काम कराने में बिताया। इसके अलावा उन्हें बहुत खाना खिलाया, यहाँ तक कि ऐसा खाना भी दिया जिससे उन्हें एलर्जी थी। जब उन्होंने क्रिस को, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दूध दिया तो अनाया ने घबराते हुए मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मुझे आकर उन्हें लाने की जरूरत है। मैं अपने बच्चों को लेने गई और मैंने उनकी दादी से मेरी बात न मानने को लेकर बहुत सख्त शब्द कहे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। वह एक पूर्व टीचर हैं और उन्होंने 4 बच्चों को स्वस्थ बड़ा किया है। उसके कुछ हफ्ते बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि उन्हें काम पर अधिक शिफ्टें लेनी होंगी और उनके प्रमोशन की भी संभावना है। इसलिए मैंने एक शेड्यूल बनाने की पेशकश की ताकि मैं घर पर और अधिक काम कर सकूं और उन्हें अधिक खाली समय मिल सके। हमने 1 हफ्ते तक ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं थकने की स्थिति तक पहुंच गई। तो फिर उन्होंने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें हमारे साथ रहने के लिए कहा, और वह तब से हमारे साथ रह रही है। मैं कभी भी उनकी नज़रों में कुछ भी सही नहीं कर सकती और हर दिन मैं खुद को रोकती हूँ ताकि मैं उन्हें वह सब कुछ न बता सकूं जो मेरे मन में है। जब मैं कुछ करती हूँ तो वह उसे वापस से और अपने तरीके से करती है। वह यह नहीं समझती कि यह मेरा घर है, मेरा परिवार है और मेरी शादी है, इसलिए उन्हें यहाँ कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इस सबसे ऊपर है वह YouTube वीडियो जो वह देख रही थी। बच्चों ने उन्हें YouTube दिखाने की गलती की और वह इसकी आदी हो गई।
उन्हें वीडियो देखना पसंद है और वह पूरा दिन उस पर बिताती है, जो वास्तव में अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके पास मेरे साथ झगड़ा करने का समय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने द्वारा देखे गए एक वीडियो का उधम मचाया हुआ है। एक दिन जब मैं काम पर थी, उन्होंने मुझे एक YouTube वीडियो का लिंक भेजा। यह बहुत नाटकीय था और इसने मुझे बोर कर दिया। यह इस बारे में था कि कैसे एक दादी को संदेह हुआ कि उसके बेटे के बच्चे उसके नहीं हैं, इसलिए उसने एक गुप्त DNA टेस्ट कराया। उस DNA टेस्ट से यह साबित हो गया कि उसकी बहू बदचलन थी और कोई भी बच्चा उसका नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह बहुत दिलचस्प है और वह इसके बारे में कई दिनों तक चुप नहीं रह सकीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आजकल महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक अय्याश हो गई है, और उन्होंने सोचा कि यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक सामान्य है। मैंने उनसे कहा कि वीडियो सिर्फ काल्पनिक था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह वास्तविक था। वह उस प्रकार की व्यक्ति है जो फिशिंग और धोखाधड़ी का शिकार होती है। हमने उनके फोन को सुरक्षित कर दिया है। हमने उन्हें यह भी बताया है कि वह कैसे धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। मैंने सोचा था कि वीडियो का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी एक दोस्त आई और उन्होंने वीडियो पर चर्चा की। मैं जल्दी घर आ गई थी, लेकिन कुछ काम था। मेरा कमरा नीचे लिविंग रूम के पास है। मैं ज्यादातर समय गाने सुनते हुए काम करती हूँ, क्योंकि दीवारें इतनी पतली हैं कि मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे हेडफोन चार्ज नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें चार्ज किया और कुछ देर तक चुपचाप काम करती रही। जब मैं काम कर रही थी तो मैंने उनकी बातचीत सुनी, लेकिन एक हिस्से ने मेरी रुचि बढ़ा दी। यह तब जब मार्गरेट ने उन्हें बताया कि वीडियो से उन्हें मेरे बारे में कुछ संदेह है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि मैं बहुत आकर्षक कपड़े पहनती हूँ। मैं हमेशा काम करती थी और मैं एक पत्नी की तरह नहीं दिखती। उन्होंने कहा, मेरा बेटा उसे बहुत अधिक आज़ादी देता है और वह पुरुषों के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करती है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बच्चे मेरे बेटे के हैं या नहीं। तुम मत कहो, तुम क्या करोगी? उनकी सहेली ने पूछा। उन्होंने कहा, शायद इसे साबित करने के लिए मुझे उनसे DNA टेस्ट कराने के लिए कहना चाहिए। मेरा मतलब है, मेरे बेटे को जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। मैं नहीं चाहती कि वह उन बच्चों की देखभाल करे जो उसके नहीं हैं। मैं उठी, दरवाजा खोला और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा कि तुम काम पर हो, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। वो शर्म से थोड़ा लाल हो गई। मैं कार्यालय में वापस चली गई और तब तक बाहर नहीं आई, जब तक मेरे पति घर नहीं आए, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि सास ने क्या कहा। जब हमने उनका अपने घर में स्वागत किया तो उन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया। उनका कोई सम्मान नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वह तुरंत चली जाए। पहला अपडेट, मैंने अपने पति को बताया और उन्होंने उनसे पीछे हटने को कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब उन्होंने मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जितने दिनों से वह इस वीडियो के प्रति आकर्षित हो रही है, मैंने देखा है कि उन्होंने मेरी ओर मजाकिया अंदाज में देखा है। वह मुझे बाहर निकालने या मेरी शादी को बर्बाद करने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढ रही है और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरे खुलकर बोलने से नफरत है, और जब वह मेरी गलतियाँ निकालती है और मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो मैं नहीं डरती। मैं उन्हें कभी भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दूंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह उनकी माँ है। उन्होंने कई साल पहले मेरा अपमान करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने उनके लिए सारा सम्मान खो दिया। इसीलिए जब मेरे पति काम से वापस आए तो मैंने उन्हें वह सब बताया जो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह उनसे बात करेंगे। मैंने उन्हें नीचे तक बहस करते हुए सुना। बाद में जब मैं रात का खाना बना रही थी तो वह रसोई में मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, और कहा कि उनकी माँ ने मेरे बारे में जो कहा उसके लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि इसका मुंह पर विश्वास न करने से कोई लेना देना नहीं है और इसका संबंध भविष्य में मेरे बच्चों या मेरे पति को रक्तदान की जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी टेस्ट से है। उन्होंने सोचा होगा कि मैं मूर्ख हूँ या मुझे सुनने में समस्या है। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से मेरी गरिमा पर सवाल उठाते हुए सुना, लेकिन मैंने इसे जाने देने का फैसला किया है, केवल अपने पति के खातिर। बेचारे पूरे सप्ताह तनाव में रहे। वे ऑफिस पर उससे जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। वह थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट की जरूरत है। ये वास्तव में उनके लिए पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ और हासिल करने के बारे में है।
मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ, जैसे उन्होंने पहले भी मेरा समर्थन किया है। उनका जन्मदिन 2 सप्ताह में आ रहा है। मैं इस बारे में कुछ विचार पूछना चाहता ही थी कि मैं उनके जन्मदिन पर उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि उनका दिन अच्छा बीते और वह कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाए। वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। मैंने हम दोनों के साथ ही कुछ किया होता, लेकिन उनकी माँ को जानते हुए मैंने ऐसे नहीं किया। कम से कम इन दिनों वह उस वीडियो को लेकर चुप हो गई हैं और अच्छा व्यवहार कर रही हैं। मुझे आशा है कि यह आखिरी बार है जब मैं इसके बारे में सुनूंगी। मैंने कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया या इसके बारे में सोचा भी नहीं। हमारे बीच बहुत मजबूत रिश्ता है और किसी बेवकूफ़ी भरे वीडियो के कारण किसी भी तरह का संदेह इसे बदलने वाला नहीं है। दूसरा अपडेट, वह हमारी पीठ पीछे चली गई। आज मेरे पति का जन्मदिन था। मैंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ एक साधारण बारबेक्यू करने का फैसला किया। फिर हमने एक रिसॉर्ट में जाने का प्लान बनाया ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सके। काम उनके लिए बेहतर रहा है। अगले सप्ताह वह ऑफिशियल तौर पर अपना नया पद संभालेंगे, इसलिए यह डिनर एक जन्मदिन और एक उत्सव दोनों था। सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो गया। जल्द ही सभी बच्चे सो गए और उनके दोस्त चले गए। केवल कुछ ही परिवार के सदस्य बचे थे और वे वास्तव में सोने जा रहे थे और फिर अगली सुबह घर लौट आए। इसका कारण यह था कि उनमें से एक ने ज्यादा शराब पी रखी थी। मेरी सास ने कहा कि उनके पास मेरे पति के लिए एक उपहार है जिसे वह काफी समय से देने का इंतजार कर रही थी। उम्मो ने कहा कि वह वास्तव में इसकी सराहना करूंगी और उम्मो ने यह उनके लिए लिया क्योंकि वह उनसे प्यार करती थी। फिर उम्मो ने उन्हें एक लिफाफा दिया। हम सभी हैरान थे कि यह क्या था, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो हमने इंतजार किया। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वह भौंचक के रह गए। फिर उम्मो ने अपनी माँ से पूछा कि यह सब क्या है। उसके चचेरे भाई ने कागज छीन लिया और पूछा कि यह क्या है। उन्होंने उसे पढ़ा और फिर मेरे एक अंकल को दिखाया जो मेरे बगल में थे। उन सभी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे 2 सिर हों या कुछ और। मैंने कागज मांगा ताकि मैं इसे स्वयं पढ़ सकूं। ये मेरे तीनों बच्चों और मेरे पति का डीएनए टेस्ट था। टेस्ट के नतीजों ने मुझे चौंका दिया। अचानक मुझे गर्मी लगने लगी और मैंने पानी पिया कि मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं। इसमें कहा गया था कि मेरा दूसरा बच्चा क्रिस मेरे पति का बच्चा नहीं था। इसका कोई मतलब नहीं था। वह मेरे पति का बेटा था। आपको यह कहाँ मिला? मैंने अपनी सास से पूछा। मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया, उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा। क्या आपको इसके बारे में पता था? मैंने अपने पति से पूछा। उन्होंने फिर सिर को हिलाकर बताया। वह सुन्न लग रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं। मैं उन्हें खींचने गई ताकि हम इन लोगों से दूर होकर बात कर सकें। यह एक घटिया मजाक या सपना होना चाहिए था। मुझे मत छुओ, उन्होंने गुस्से से कहा और फिर सभी एक साथ बोलने लगे। उन्होंने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मुझे नहीं पता थे। उन्होंने मुझे धोखेबाज कहा और कहा कि मुझे जाना होगा। मेरे पति ने बस अपना सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर चले गए। मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मार्गरेट ने मुझे पीछे खींच लिया और मुझसे कहा कि मैं पहले ही काफी कुछ कर चुकी हूँ। मैंने पहले ही काफी कुछ कैसे कर लिया था? मैं उसके अलावा कभी किसी और के साथ नहीं सोई। मैंने सभी को मेरे घर से बाहर निकलने के लिए कहा। वे मेरे लिए सिरदर्द पैदा कर रहे थे। मार्गरेट ने उनसे रुकने को कहा। मैं ही गलत थी और उनके पास इसका सबूत था। ये नकली है। मैंने कागज लिया और उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा कि वह सही कह रही थी। इससे उन्हें समझ में आ गया कि क्रिस माइकल का बच्चा नहीं है, क्योंकि वे एक जैसे नहीं दिखते थे। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि जीन्स कैसे काम करते हैं? वह बकवास कर रही थी। क्रिस में अपने पिता की कई खूबियां थीं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंकल पीटर सहमत हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बैठ जाऊं और उन्हें सच बताऊं कि क्रिस के पिता कौन हैं। पूरी चीज मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण थी और मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकी। मैं केवल रो सकती थी, जिससे स्थिति में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। क्यों रो रही हो? तुम रो रही हो क्योंकि तुम दोषी हो, है ना? मार्गरेट मुझे ताने देना बंद नहीं करती थी। मैंने माइकल को फोन करने की कोशिश की और उसे बताया कि यह सब उसकी माँ द्वारा रचा गया एक धोखा है, जो मुझसे नफरत करती है और अपनी बात साबित करने के लिए झूठ भी बोल रही है। जब वे वह सब कह रहे थे जो वे कहना चाहते थे, मैं वहीं बैठी रही। मैं क्रोध और भय के बीच फंस गई थी।
मेरा ध्यान उन परिणामों पर था जिन्हें मैंने तोड़ दिया था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, शायद मैं फिसल गई, लेकिन मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं है। मैं सोने जा रही हूं, मैंने घोषणा की, एक ऐसे व्यक्ति को टोकते हुए जो मेरे बारे में बकवास कर रही थी। अंकल पीटर ने कहा, आपको सबसे पहले हमें यह बताना होगा कि इसका पिता कौन है। जैसा कि मैंने आप सभी को लाखों बार बताया है, मैं निर्दोष हूं। मैंने उन सभी को घूर कर देखा और उन्हें मुझसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वे पीछे हट गए और मैं अपनी बेडरूम में चली गई। मैं थकी हुई होने के बावजूद सो नहीं सकी। ये अपराध का बोझ नहीं, बल्कि डर था जिसने मुझे जगाए रखा। माइकल सचमुच परेशान हो गया था और मुझे डर था कि वह क्या करेगा। मुझे लगता है कि सुबह सुबह मुझे झपकी आ गई। जब मैं उठी तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने बिस्तर के किनारे को छुआ और वह वहां नहीं था। मैं नीचे आई तो मेरी सास अकेली बैठी थी। उसके सामने एक सूटकेस था। जब उसने मुझे देखा तो बोली, अच्छा, तुम जाग रही हो, क्या आप जा रहे हैं? मैंने पूछ लिया। नहीं, लेकिन जब मेरा बेटा घर आएगा तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहती, उन्होंने कहा। मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैंने आवाज उठाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं उन पर चिल्ला रही थी और उनसे पूछ रहा थी कि वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है कि वह इस बारे में झूठ बोलेगी। उन्होंने मुझे परिणामों की एक और कॉपी दिखाई और मुझे बताया कि वे एक लैब में किए गए थे। मैं चाहती तो अपने पति को कॉल कर सकता थी, लेकिन वे मुझसे कहते कि नतीजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैंने उनसे कहा कि अगर वह चाहे तो जा सकती है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता, और मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने उन्हें बताने की हिम्मत की तो मैं उन पर जल्द से जल्द मुकदमा कर दूंगी। मैं अभी उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा अपडेट, मैं कभी भी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी और मेरे सम्मान पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था। ये उस दिन खत्म नहीं हुआ जब मार्गरेट ने पूरे परिवार के सामने मुझे सार्वजनिक रूप से बुलाया। परिवार ने वही किया जो उन्होंने सबसे अच्छा समझा, और जहां तक संभव हो सका उन्होंने इस खबर को फैलाया। जब सोमवार आया और मैं काम पर गई, तब तक सभी को पता चल गया था। ये महज एक सोच थी कि काम पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था, और उन्हें मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने मुझसे इस हद तक प्रश्न पूछे कि मैं चौंक गई। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और काम से कुछ दिनों की छुट्टी दी ताकि मैं संकट से निपट सकूं। उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी आंखों में निर्णय देख सकती थी। मेरे ऑफिस पर मेरा सम्मान किया जाता था, लेकिन अब मुझे कुछ ढीली औरत के रूप में देखा जाता है। यह सब मार्गरेट के कारण। जब मैं घर वापस आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बच्चों को पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने मुझसे नफरत नहीं की। वे एकमात्र लोग थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैंने उन्हें बताया कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और लोग बुरे व्यवहार कर रहे हैं, और मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर पर रहने की अनुमति दी। मंगलवार को माइकल घर वापस आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि किस पर विश्वास किया जाए। मैंने पहले ही लैब को फोन कर दिया था और उन्होंने मुझे बताया कि एक जांच से साबित हुआ कि ये सही परिणाम थे। मैं नतीजों को देखती रही, कुछ भी ढूंढने की कोशिश करती रही जो मेरी बेगुनाही साबित कर सके, और फिर किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। ये क्रिस्टोफर की उम्र थी। यह गलत थी। उसका जन्मदिन गलत था, और इन परिणामों से पता चला कि वह अपनी उम्र से 1 वर्ष छोटा था। ये एक गलत छाप था। मैंने अन्य सभी की जांच की और वे ठीक थे, लेकिन क्रिस्टोफर के मामले में मैंने बहुत सारी कमी देखी। मैं अपने बच्चे और उसके बारे में सब कुछ जानती थी, तो फिर यह क्यों दिया गया कि वह 1 वर्ष छोटा था? मैं माइकल को जगाने के लिए रात 2 बजे उसकी ओर भागी। वह थोड़ा उदास था, लेकिन वह उस चीज को देखने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही मैं ऑनलाइन गई, मैंने उसे ऐसा करने के लिए छोड़ दिया और दूसरी लैब की तलाश करने लगी। हमें जाकर वापस टेस्ट कराना था। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? यह सब मेरी आंखों के सामने था और मैंने इसे नहीं देखा। मुझे नतीजों पर थोड़ा करीब से गौर करना चाहिए था। बेशक वे नकली थे, लेकिन जब लैब वाले ने मुझे बताया कि कोई तो गलती हुई है, तो मैंने सोचना बंद कर दिया। वह बाद में मेरे साथ शामिल हुए और मुझसे कहा कि हाँ, परिणाम में छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उसके बावजूद उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था
कि उसकी माँ झूठ बोल रही थी, लेकिन टेस्ट करने से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर यह सकारात्मक निकला तो हम सब आगे बढ़ जाएंगे। मैंने बहस नहीं की, उसे भुगतान करना पड़ा और फिर मैं यह साबित करने जा रहा थी कि उनकी माँ के इरादे बुरे थे। इसलिए आज सुबह हमने अपने नमूने लिए और उन्हें लैब में भेज दिया। हमने किसी को नहीं बताया कि माइकल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत अजीब रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि वह मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी माँ ने झूठ बोला है। मैं जानती हूँ कि मेरा चुप रहना समाप्त हो गया है। वह ऐसा तब से कर रही है जब से मेरी माइकल से शादी हुई है। इससे पहले भी उन्होंने कभी मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हर साल मेरे प्रति उनकी नफरत बढ़ती जाती है और वह मेरे जीवन को नरक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती रही। जब मैं किसी समस्या को हल करने के लिए अपना दिमाग लगाती हूँ तो मैं उसे हल कर देती हूँ और उसके दोबारा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ती। अगले कुछ दिनों में नतीजे तैयार हो जाएंगे। मैं उन दिनों की गिनती कर रही हूँ जब तक मैं उसे अपना घर छोड़ने के लिए नहीं कह सकूं। मैं उनके चेहरे का भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। इस बार वह मेरे बच्चों को शामिल करके बहुत आगे निकल गई है, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि माइकल को एहसास होगा कि उसकी माँ हमारी शादी के लिए कितनी जहरीली है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो आज हम एक कुशल जीवन जी रहे होते। मैंने सोचा था कि मेरे पति को मुझ पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। चौथा, अपडेट। टेस्ट के परिणाम वापस आ गए हैं। मुझे टेस्ट के परिणाम वापस मिल गए। उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन किया और कहा कि मैं उन्हें लेने आ सकती हूँ। मुझे इसका परिणाम पहले से ही पता था। मुझे बस उन्हें उन लोगों को दिखाना था जिन्हें उन्हें सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने परिवार के सदस्य को संदेश भेजा जो मेरे अपमान के दिन उपस्थित थे। उन्हें बताया कि हमें एक बैठक की आवश्यकता है और यह उस दिन की घटना के बारे में है। मार्गरेट ने मुझे यह पूछने पर मजबूर करने की कोशिश की कि क्या मैं आखिरकार कबूल करने जा रही हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि उन्हें हर किसी की तरह इंतजार करने की जरूरत है। वह संतुष्ट दिख रही थी। उन्हें यकीन था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। जब मैं सबका इंतजार कर रही थी, मुझे एक फोन आया। उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी, तो वह किसी और के साथ ऐसा कर सकती है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। जब बैठक का समय आया तो मेरे पास परीक्षा परिणामों की कॉपियां थीं और मैंने सभी को उन्हें खोलने के लिए कहा। एक एक करके जो कुछ लिखा गया था उसे देखकर उनके मुंह बंद हो गए। क्रिस माइकल का बच्चा है और हमेशा से रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ और यह मार्गरेट की योजना थी कि मेरे पति का मुंह पर से विश्वास उठ जाए, क्योंकि वह मुझसे नफरत करती थी। वह हंसी और बोली कि मैंने नकली नतीजे बनाए हैं। वे सभी परिणाम देख चुके थे। लोग बहस करने लगे। कुछ लोग मेरा पक्ष ले रहे थे और कुछ लोग उनका। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे सभी एक दूसरे का नाम लेने लगे। मार्गरेट ने उन परिणामों को जाली बनाया। जिस लैब में उसने उन्हें तैयार किया वह वही है जहां उनका भतीजा इसायाह काम करता है। इससे कुछ भी साबित नहीं होता, उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर भी खुद पर भरोसा था। जब मैंने उन्हें दिखाया कि परिणामों में क्रिस्टोफर की उम्र गलत थी, तब लैब ने जांच की। उनके पास ऐसे सबूत हैं जो इसायाह द्वारा परिणामों के साथ छेड़छाड़ की ओर इशारा करते हैं। वे अब सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं कि यह आप ही थे। आप अपने बेटे की शादी को बर्बाद करने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? अंकल पीटर ने चिल्लाकर कहा। मैं देख सकती थी कि उनकी आंखें शीशे जैसी थीं। इससे उन्हें सचमुच दुख पहुंचा था। उन्होंने मुझे गलत और झूठा कहना शुरू कर दिया, लेकिन सभी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने हर तरह के गैरकानूनी काम सिर्फ इसलिए किए ताकि वह अपनी बात साबित कर सके। और कल तक सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष थी और मुझे अपनी पहचान वापस मिल जाएगी। वह समझाने की कोशिश करती रही और मुझे बुरी औरत समझने लगी। आखिरकार मैंने वही करने का फैसला किया जो मैं पहले दिन से करना चाहती थी जब वह यहाँ आई थी। मैंने उनसे कहा कि वह मेरे घर से निकल जाए और कभी वापस न आए। वह माइकल के सामने घुटनों के बल बैठ गई। माइकल ने कहा, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, कृपया हमें अकेला छोड़ दो। वह वहीं बैठी रही और फर्श की ओर देखती रही। मैं ऊपर गई और उनके कपड़े पैक करने लगी। किसी ने मुझे कपड़े पैक करने में मदद की
और मुझे बताया गया कि मैं उन्हें घर से बाहर निकालने में कामयाब रही। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी जब मैंने बाद में उनका सामना किया, ताकि मैं उनसे कह सकूं, यदि तुम कभी मेरे, माइकल, घर या हमारे बच्चों के पास आईं, तो हम तुम्हें पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार करवा देंगे। जब हमने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो वह चली गई और आखिरी बार मैंने सुना वह अपने घर पर वापस चली गई थी। वह किसी से बात नहीं कर रही है। वह शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लैब द्वारा उसकी जांच की जा रही है। एक बार जब यह साबित हो जाएगा कि वह दोषी है तो उन पर केस लगाया जाएगा। स्थिति गंभीर है और उन पर गंभीर आरोप लग सकते हैं। लास्ट अपडेट, मैं बस आपको यह बताना चाहता ही थी कि पिछले 3 महीनों से क्या हो रहा है। उन्हें टेस्टों और परिणामों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। इसायाह ने अपनी नौकरी खो दी और कुछ महीने जेल में बिताए। वह भाग्यशाली था क्योंकि उसे जुर्माना मिला और सजा कम हो गई। शायद उसकी उम्र का इस बात से कुछ लेना देना है कि उन्होंने उसे इतनी कम सजा क्यों दी। उन्होंने हमसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उन्होंने माइकल से माफी मांगते हुए एक संदेश भेजा। उसके बाद हमारा पूरा परिवार हिल गया था। मैं माइकल से इस बात से भी नाराज थी कि उसने यह भी मान लिया था कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। हम अजनबियों की तरह एक साथ रहते थे। आखिरकार उसने मेरा सामना किया और मुझसे कहा कि वह जानता था कि मैं उससे नाराज हूँ और इसके लिए उसे बेहद दुख है। पिछले कुछ महीनों से हम इससे उबरने की कोशिश रहे हैं और साथ ही उपचार और अपना विश्वास दोबारा हासिल करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसा कि वे कहते हैं, समय सभी घावों को भर देता है। मेरे और माइकल के रिश्ते में भी अभी काफी सुधार हुआ है। मुझ पर विश्वास न करने के लिए मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं समझती हूँ कि वह काफी तनाव और दबाव में थे। अगले महीने हम छुट्टियों पर जा रहे हैं ताकि हम स्वस्थ हो सकें और पिछले कुछ महीनों की सारी पागलपंती को भूल सकें। मुझे विश्वास है कि सब पहले जैसा हो जाएगा।